गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम बीए भाग थर्ड में सेकंड पेपर जो है नगर एवं इसके प्रकार, इस टॉपिक में कस्बा किसे कहते हैं, नगर क्या होता है, नगरों के प्रकार को किस प्रकार से विभाजित किया गया है तथा कस्बा और नगर में क्या अंतर है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य शब्दों में हम टाउन और सिटी यानी कस्बा और नगर को एक मानने की भूल कर जाते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है। नगरों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मानव ने जो जो अपनी सभ्यता का विकास किया, अपनी संस्कृति निर्मित की, उस संस्कृति के आधार पर वो अपनी सुविधाजनक जीवन शैली को अपनाना चाह रहा था और उसके लिए ऐसे केंद्र स्थापित हुए जहाँ पर वो व्यापार कर सके, जहाँ बैठकर वो अपनी सुख सुविधाओं का विस्तार कर सके, वहाँ एक सुरक्षित जीवन उसे मिले जो नियोजित स्थान पर ही मिल सकता था। मानव ने अपनी संस्कृति के विकास के साथ साथ नगर, महानगर इनका निर्माण किया। निश्चित तौर पर जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ आवास के प्रतिमान स्थापित करने की आवश्यकता थी। उसी संदर्भ में यहाँ कस्बा, नगर और महानगरों का निर्माण हुआ है। इसमें समाजशास्त्रीय आधार पर व्याख्या की गई है कि मानव सभ्यता का इतिहास बहुत बड़ी सीमा तक गांव, कस्बा, नगरों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मैकेंजी नामक विद्वान ने लिखा है कि भौगोलिक दशाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अनुसार समुदाय एक विशेष रूप से विकसित होता है। यदि हम भारतीय समाज का उदाहरण देखें, इसकी भौतिक संरचना को जानने का प्रयास करें तो प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर ये विभिन्न समुदाय गाँव के अतिरिक्त कस्बा, नगर, महानगर, घेटों तथा वैश्विक नगर जैसी अनेक संरचनाओं में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य शब्दों में व्यवसाय तथा जनसंख्या की संरचना के आधार पर गांव तथा नगर के बीच के निवास क्षेत्र को हम सामान्य शब्दों में कस्बा कह देते हैं। कस्बे की जनसंख्या गांव से तो अधिक होती है परंतु नगर से कम होती है। यहाँ जनसंख्या का जो आधार है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के व्यवसाय कैसे हैं, क्या वो खेतीबाड़ी पर ही आश्रित हैं, क्या वो सेवा क्षेत्रों को अपना रहे हैं। इस तरह व्यवसाय की प्रकृति और जीवन शैली, संस्कृति का अंतर इन संरचनाओं में देखने को मिलता है। सामान्य शब्दों में नगर को ऐसे बड़े समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लोग गैर कृषि कार्यों के अलावा आजीविका उपार्जित करते हैं, अर्थात खेतीबाड़ी से दूर सेवा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में कार्य करते हैं, औपचारिक संबंधों में बंधे रहते हैं। एक और गांव जो मानव सभ्यता के अतिरिक्त प्रतिनिधि है, वही नगर का संबंध मानव सभ्यता की विकसित दशा है। मानव ने जब खानाबदोशी जीवन को छोड़कर यानी घुमंतू जीवन को छोड़कर कृषि और पशुपालन के द्वारा अपनी आजीविका को उपार्जित करने के लिए एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना आरंभ किया तो सबसे पहले गांवों की स्थापना होना आरंभ हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे विशेष क्षेत्रों में लोगों को प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सुविधाएं अधिक मात्रा में मिलने लगी, वहाँ जनसंख्या का आकार बढ़ने लगा। निश्चित तौर पर जब लोगों का जमावड़ा बढ़ा तो नगरों का विकास होने लगा। एक विशेष धार्मिक संरचना अथवा व्यापारिक सुविधाओं के कारण जब एक ही स्थान पर बहुत से लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलने लगे तो बहुत से नगर आर्थिक क्रियाओं के केंद्र बन गए। कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये नगर महानगरों के रूप में बनने लगे और सन 1990 के दशक से जब एक वैश्विक आर्थिक सांस्कृतिक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ तो अनेक महत्वपूर्ण देशों के महानगर, विराट नगर, वैश्विक नगर के रूप में अपनी अलग अलग पहचान बनाने लगे। यहाँ नगरीय संरचना की
विविधता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तुत विवेचन में हम कस्बा, नगर, महानगर, वैश्विक नगर की अवधारणाओं को, उनकी विशेषताओं को और पारस्परिक अंतर को हम स्पष्ट करें। इस संदर्भ में सबसे पहले टाउन या कस्बा किसे कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द टाउन तथा सिटी का प्रयोग सामान्य अर्थ में कर लिया जाता है। सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच में ना तो कोई विभाजन का आधार है, ना कोई अंतर है। कस्बे की स्पष्ट परिभाषा भी नहीं दी गई है। सन 1961 से पहले होने वाली जनगणनाओं में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को कस्बा कहा जाता था, और जब सन 1961 की जनगणना में पहली बार कस्बे को गांव से अलग करने के लिए 3 कसौटियों का उल्लेख किया गया, उसी के आधार पर कस्बे का निर्धारण होता है। इन कसौटियों में पहला बिंदु था पॉपुलेशन के आधार पर 5000 से अधिक लोग किसी स्थान पर रहें। सेकंड था उस क्षेत्र की जनसंख्या का कम से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करता हो, अर्थात 5000 का 75% भाग गैर कृषि का अर्थ है मजदूरी करता हो, अपने श्रम को बेचता हो, कोई उत्पादन कार्य में लगा हो, किसी ऑफिस में सेवा क्षेत्र में काम करता हो, यानी उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर और पशुपालन पर नहीं होनी चाहिए। तीसरा था जनसंख्या के घनत्व के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्तियों से अधिक का घनत्व नहीं होना चाहिए, उससे कम का चलेगा। लगभग 400 व्यक्ति कम से कम वहाँ रहें, इस स्थिति को कस्बे का आधार बताया। उपयुक्त आधारों का निर्धारण होने के बाद भारत सरकार के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कस्बे की अधिकतम जनसंख्या कितनी हो सकती है। कई बार दुर्गम क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में ये तीनों मानदंड प्रभावी नहीं होते, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 से कम ही होता है। इस जटिलता के बीच जनगणनाओं में कस्बों और नगरों की संख्या को अलग अलग प्रदर्शित न करके कई बार संयुक्त रूप से नगरीय जनसंख्या के नाम से संबोधित किया जाने लगा। समाजशास्त्रीय आधार पर कस्बा एक ऐसा नगरीय क्षेत्र है जिसमें नगरीय और ग्रामीण संस्कृति का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। साधारण कस्बे की जनसंख्या वर्तमान दशाओं में 50,000 से अधिक नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालय को यदि हम नगर की श्रेणी में रखें तो नगर की विभिन्न तहसीलों को, टाउन एरिया कहे जाने वाले क्षेत्रों को कस्बे के नाम से संबोधित किया जाएगा। दूसरी विशेषता के रूप में कस्बे की एक अपनी सांस्कृतिक संरचना होती है जो जीवन शैली, भाषा, सामुदायिकता की भावना तथा आर्थिक संबंधों के आधार पर नगरों से भिन्न है। एफ.ई. बर्गेल ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा कि कस्बा ऐसा नगरीय अधिवास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रभुत्व होता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि कस्बा नगरीय अधिवास का वह रूप है जिसमें ग्रामीण विशेषताओं व नगरीय विशेषताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम जयपुर से यात्रा प्रारंभ करें और जयपुर से हम जो दौसा मार्ग की ओर आएंगे तो कानोता तक का जो इलाका है वो काफ़ी सघन जनसंख्या घनत्व वाला है। उसके बाद बस्ती और कानोता के बीच में जो छोटे छोटे ब्लॉकेज के रूप में कस्बाई संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के मिश्रण वाले जो समुच्चय बने हुए हैं, छोटे छोटे जो गांव की संरचना वाली विशेषताएं हैं, उनको हम टाउन के रूप में दे सकते हैं। जैसे नायला, अब नायला जनसंख्या के आधार पर शहरी और ग्रामीण दोनों विशेषताओं का मिश्रण कहलाती है, तो ये उसका उदाहरण हो सकता है। कानोता प्रॉपर जो गांव है जो कस्बे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बस्ती को हम कस्बे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जटवाड़ा जैसे जो दौसा मार्ग के मुख्य जो छोटे छोटे कस्बे टाइप के ब्लॉक हैं, इसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों संरचनाओं का मिश्रण पाया जाएगा। बर्गेल ने इसको अधिवास के रूप में परिभाषित किया है। इतिहास में नगरों के विकास के वृत्तांत बहुत मिल सकते हैं, लेकिन कस्बों के विकास से संबंधित
प्रामाणिक जानकारी का अभाव होता है, या फिर हम ये कहें इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से प्राचीन काल में ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न प्रकार की कारीगरी के कार्यों के लिए विख्यात था। दूर दूर से व्यापारी लोग समुद्री मार्ग से, सड़क मार्ग से कारीगरी की वस्तुओं को खरीदकर नगरों में बेचने का कार्य करते थे। परिवहन के लिए सड़कों और दूसरे साधनों का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को अपनी उत्पादित वस्तु स्वयं नगरों तक ले जाने में सुविधा नहीं थी। ऐसी दशा में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हाट और मेलों का आयोजन होना शुरू हुआ होगा, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर अपनी बनाई गई वस्तुओं को बेच सकते थे। इसके बदले में आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर सकते थे और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे केंद्रों में ग्रामीणों के अतिरिक्त अनेक नगरीय लोगों ने बसना प्रारंभ किया और शायद संभवतः वही कस्बे के रूप में विकसित हो गए। भारत में मध्यकालीन कस्बों में सामुदायिक जीवन का एक विशेष प्रारूप विकसित होने लगा। ग्रामीण जीवन की तुलना में यहाँ आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति अधिक जटिल, व्यापक बनने लगी। पारिवारिक तथा नातेदारी संबंधों की तुलना में आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ जाने के कारण कस्बों में हित प्रदान या औपचारिक संबंधों का अधिक महत्व मिलने लगा। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययनों से हमें प्रमाण मिलते हैं कि बाहरी आक्रमण, जंगली जीव जंतुओं की रक्षा के लिए कस्बों के चारों ओर दीवारों का निर्माण करते थे और ये 4 मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में परकोटा बनने लगा और उससे कस्बों का आकार बढ़ा। वहाँ के पानी की निकासी के नियोजन के प्रारंभ हुए और उस तरह के कार्यों को देखते हुए कस्बे के अंदर भी कई प्रकार की धार्मिक, सामाजिक उत्सवों की परिपाटी बसने लगी। धार्मिक आधार पर धीरे धीरे वहाँ पर लोगों का बसावट हुई। भौगोलिक आर्थिक आधार पर वह अनेक प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हुआ। भारत में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया से जब वृद्धि होने लगी तो कस्बों के विकास में नया रूप आरंभ कर दिया गया। छोटे कस्बे बड़े कस्बों के रूप में बदलने लगे तथा बड़े बड़े नगरों के रूप में परिवर्तित हो गए। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल 121.05 करोड़ की जनसंख्या में से 31 करोड़ से भी अधिक लोग नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इनका तात्पर्य है कि भारत में नगरों की जनसंख्या 31.2% थी, जो बढ़कर अब संभवतः 38% के आसपास पहुंच गई है और नगरों में प्रतिबंधित अनेक प्रकार के नोटिफाइड एरिया बनने लगे। दृष्टिकोण को आकार की दृष्टि से हम देखें तो छोटे कस्बे, सामान्य कस्बे और बड़े कस्बों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य शब्दों में छोटे कस्बे वे हैं जिनकी जनसंख्या 5 से 10 हज़ार के बीच में होती है। 10 से 30 तक की जनसंख्या वाले कस्बे सामान्य श्रेणी में आते हैं और 30,000 से अधिक और 40,000 के लगभग जो स्वरूप है जनसंख्या का, वो बड़े कस्बों की श्रेणी में आता है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 3,799 कस्बे थे, जो 2011 में बढ़कर 4,041 हो गए और संभवतः 2021 में इनकी संख्या 5,000 को क्रॉस कर गई है। कस्बे की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से इसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर आकार महत्वपूर्ण बिंदु है। कस्बे का आकार ना तो बड़ा होता है और इसके निवासी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को पहचानते हैं, यानी यहाँ प्राथमिक समूह की संख्या अधिक होती है। कस्बे की संस्कृति में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का समावेश होता है। साधारणतः कस्बे की संस्कृति लोक संस्कृति के निकट होती है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में कुछ समय रहने के कारण जो लोग कस्बे में आकर रहना आरंभ कर देते हैं, उन्हीं के व्यवहारों के प्रभाव से कस्बे में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगती है। आर्थिक क्षेत्र में कस्बों में वस्तु विनिमय से लेकर विकसित बाजार व्यवस्था तक देखने को मिलती है। इसके बाद भी यहाँ किसी तरह का वर्ग विभेद नहीं होता। कस्बे में धनी, निर्धन सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनके बीच की अनौपचारिक संबंध अधिक प्रभावी होते हैं। कस्बों की भौतिक संरचना
नगरों की तरह नियोजित नहीं होती। अधिकांश कस्बे, गांव, टाउन एरिया जैसे क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ सड़कें और गलियाँ काफ़ी तंग होती है, पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती, नागरिक सुविधाओं का भी काफ़ी अभाव होता है। कस्बों की राजनीति एक बड़ी सीमा तक दबा समूहों अथवा अधिक संख्या वाले जातीय समूह द्वारा प्रभावित होती है। यह विशेषता भी कस्बों को गांवों से अधिक निकट ले आती है। कस्बे एक तरह से गांव और नगर के बीच की कड़ी का काम करते हैं। एक कस्बे के चारों ओर गांव के निवासी अपनी ज़रूरतों की चीज़ें कस्बे में जाकर प्राप्त करते हैं, जबकि कस्बे के निवासियों के लिए नगर आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गाँव में राजनीतिक क्रियाओं का संचालन कस्बों के प्रभुता संपन्न लोगों के द्वारा किया जाता है, जो प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर उच्च होते हैं। अब प्रश्न उठता है, नगर क्या है? भारत में सामान्य धारणा के अनुसार नगर आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के आधार पर तो महत्वपूर्ण होते ही है, साथ ही ये नगरीयता का दृष्टिकोण जीवन जीने की विधि के आधार पर भी इसमें महत्व होता है। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार नगर का तात्पर्य एक बड़ी जनसंख्या के ऐसे केंद्र अथवा समुच्चय के साथ है जिसमें संबंधित निवासियों को आर्थिक क्रियाएं करने का अवसर मिलता है, नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इनके अतिरिक्त धार्मिक व औद्योगिक संरचना को नहीं समझा जा सकता। साधारणतः इस तरह की सुविधाओं और सुरक्षाओं का वहाँ पर विशेषीकरण नहीं पाया जाता। लुईस विर्थ ने नगरीयता के दृष्टिकोण के आधार पर नगरों की प्रकृति को स्पष्ट किया। यहाँ परिवर्तनशीलता, आधुनिक मनोवृत्तियों को स्थान मिलता है, एक बड़े आकार वाले विशेषज्ञ समूह के रूप में मान्यता मिलती है, जनसंख्या अधिक होती है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण के आधार पर विशेष प्रकार के अधिवास की प्रकृति, लोगों का जीवन जीने का ढंग, सुविधाओं का विस्तार इसमें पाया जाता है। नगर की जब हम समाजशास्त्रीय अवधारणा देखते हैं तो इसके संदर्भ में F.E. बर्गेल कहते हैं कि आर्थिक आधार पर उन्होंने नगर को परिभाषित किया। नगर वह समुदाय जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कस्बे की परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी रहे, लेकिन नगरों के संदर्भ में यह माना गया है कि यहाँ के सभी लोग 100% कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। J.A. क्वीन के शब्दों में इन्होंने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा है कि नगर की औपचारिक संरचना को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया गया है कि नगर का तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र से है जिसमें एक बड़े आकार की जनसंख्या निवास करती है, जिसकी सीमाओं के अंदर व्यवस्थाओं को, नियंत्रण को स्थापित करने का कार्य राज्य द्वारा किसी अधिकृत प्रशासनिक सत्ता के द्वारा कानूनी रूप से किया जाता है। वास्तव में ये परिभाषाएं नगर की प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक आर्थिक प्रकृति से स्पष्ट नहीं होती। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर को परिभाषित करते हुए C.P. लुमिस का कथन है कि नगर एक ऐसा समाज होता है जिसमें अन्य समाजों से जनसंख्या के आकार और घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों की भिन्नता जैसी विशेषताओं के आधार पर इसे अलग किया जा सकता है। दुर्खीम के शब्दों में नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा बंधे होते हैं, अर्थात उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। दुर्खीम ने अपनी इस परिभाषा में स्पष्ट किया कि नगर को सामाजिक संबंध, सामाजिक एकता के विशेष रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरह हमारे मानव शरीर में सावयव शरीर संरचना एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, उसी तरह नगर में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण ऐसी दशाएं हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। श्रम विभाजन के माध्यम से द्वितीयक तथा औपचारिक संबंधों को प्रधानता मिलती है। लुईस विर्थ ने
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र में इसको परिभाषित कर सकते हैं। ममफोर्ड वो लिखते हैं कि अधिक स्पष्ट अर्थों में नगर एक भौगोलिक क्षेत्र होने के साथ ही एक विशेष आर्थिक संगठन संस्थात्मक प्रक्रिया है जिसमें सामूहिक एकता का विशेष रूप देखने को मिलता है। अर्थात ममफोर्ड की परिभाषा में नगर को यदि हम परिभाषित करें तो भौगोलिक क्षेत्र की बात आती है, आर्थिक संगठन की बात आती है और इसे संस्थात्मक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। वास्तविकता यह है कि नगर को एक विशेष क्षेत्र अथवा समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जब हम नगरीय समाज की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन विधि महत्वपूर्ण होगी। उसमें विभिन्न युक्त परिवर्तनशील हित प्रदान संबंध पाए जाते हैं और दूसरे शब्दों में हम सामान्य सटीक रूप में कह सकते हैं कि नगर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं से युक्त एक ऐसा समाज है जिसमें विकसित प्रौद्योगिकी आर्थिक क्रियाओं का आधार होती है तथा व्यक्तिवादिता, घनी जनसंख्या और प्रतिस्पर्धा के कारण या नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, नगरों का वर्गीकरण क्या है? देखिए, अब तक हमने समझा कि नगर जनसंख्या के आधार पर एक बड़ा समूह है, आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी क्रियाओं का केंद्र है, यहाँ जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है। नगर की परिभाषा के अंदर एक आदर्श प्रारूप को ध्यान में रखते हुए इसके वर्गीकरण को परिभाषित किया गया है। आकार के आधार पर कुछ नगर बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं। कार्यात्मक आधार पर नगरों का विकास व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से देखा जा सकता है, राजनीतिक धार्मिक केंद्र के रूप में इन्हें देखा जा सकता है और सामाजिक विशेषताओं विभिन्न प्रकार की सेवाओं के आधार पर नगर को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे अलग ममफोर्ड नामक जो विद्वान है उन्होंने किताब लिखी है द कल्चर ऑफ सिटीज, अर्थात नगरों की संस्कृति। उसमें 6 भाग विभाजित किए नगरों के। यह विभाजन नगर की संस्कृति, आकार व संरचनात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सबसे पहला होता है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब वे नगर जिनको विकास के संदर्भ में हम आरंभिक स्तर की बात करते हैं। ऐसे नगरों में धर्म का विशेष महत्व होता है या धार्मिक विश्वासों से संबंधित बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है। इन नगरों में व्यक्तियों के संबंध भी अधिक औपचारिक प्रवृत्ति के नहीं होते। आज हम बनारस की बात करें, आज हम अयोध्या की बात करें या मथुरा की बात करें तो ये आरंभिक धार्मिक क्षेत्र के नगर कहे जा सकते हैं। दूसरा है मध्यम नगर। इन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ। इसी कारण नगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के केंद्र बन गए। इन नगरों में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। ये नगर मध्यम आकार के होते हैं। प्रत्येक देश में ऐसे नगरों की संख्या सर्वाधिक होती है। अब मैं यहाँ राजस्थान के दूसरा जिले का उदाहरण दूंगा, करौली का दूंगा, चूरू का दूंगा, सवाई माधोपुर का दूंगा। ये ऐसे नगर हैं जिनके अंदर ग्रामीण और शहरी संस्कृति का मिला जुला रूप प्रतीत होता है। तीसरा महानगर। जब एक ही स्थान पर यातायात, पीने के पानी, उत्पादन के लिए माल, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल, वातावरण, शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है तो ऐसे स्थान महानगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और निवासियों के बीच हित प्रधान यानी स्वार्थ पर आधारित संबंध पाए जाते हैं। अक्सर ये नगर राजनीति के भी केंद्र होते हैं। चौथा है विशाल नगर। इनका आकार महानगरों से बड़ा होता है। व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होने के कारण ये सैन्य शक्ति के केंद्र बन जाते हैं। देश की राजनीति को प्रभावित करने में इनका योगदान होता है और आर्थिक विषमताएं अपनी चरम सीमा पर होने के साथ साथ
निवासियों के जीवन में व्यस्तता देखने को मिलती है। आज भारत में हम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद की बात करें तो ये विशाल नगरों की श्रेणी में आते हैं। पांचवा है समस्या मूलक नगर। ममफोर्ड ने इन नगरों को विशाल नगरों के एक आगामी चरण के रूप में स्पष्ट किया है। विशाल नगरों का आकार जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब ये विभिन्न प्रकार के अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक विषमताएं, बेकारी और बीमारी के केंद्र बन जाते हैं। इनके फलस्वरूप एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि में इन नगरों में जनसंख्या कम होने लगती है। इसे समस्या मूलक नगर कहा जाएगा। फिर है अंतिम मृतप्राय नगर। ममफोर्ड लिखते हैं, दुनिया के इतिहास में सभी बड़े बड़े नगर अंततः कब्रिस्तान में परिवर्तित होते हुए देखे गए। इसका कारण है कि जब युद्ध वगैरह होते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो बड़े बड़े नगरों का विनाश हो जाता है। किसी नगर की समस्याएं बहुत गंभीर होने लगती है, तब यहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता, नगर की संस्कृति नष्ट होने लगती है और ऐसे नगर पुनः आरंभिक नगर के स्तर पर पहुँच जाते हैं। इन्हें मृतप्राय नगर की श्रेणी में माना जाता है। गिस्ट तथा एल्बर्ट ने नगरों की उत्पत्ति के कारणों तथा नगर में होने वाली मुख्य आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इन्हें 6 भागों में विभाजित किया। उत्पादन केंद्र, व्यापार और वाणिज्य केंद्र, राजनीतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन केंद्र एवं मिश्रित कार्यात्मक केंद्र। ठीक इसी प्रकार मैकेंजी नामक विद्वान ने नगरों के 4 भागों को विभाजित किया है। पहले वो नगर है जो प्राथमिक सेवा वाले नगर है, जहाँ पर लघु समुदाय अधिक पाए जाते हैं, प्राथमिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है वाणिज्य प्रधान नगर, ऐसे नगर जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। तीसरा है औद्योगिक नगर, जहाँ पर मशीनें, उद्योग धंधों का प्रभाव है और इन सब का मिश्रित चौथा है मिश्रित नगर। एस लीमर ने महत्व तथा व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर नगरों के 5 रूपों का उल्लेख किया है। संस्था प्रधान अथवा धार्मिक सांस्कृतिक नगर, व्यापारिक नगर, औद्योगिक नगर, महानगर, पर्यटक नगर और नगरों की इन सभी विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ ही इनकी उत्पत्ति संबंधी कारणों के बारे में चर्चा की जाती है। अब हम नगर की क्या विशेषताएं उन पर देखते हैं। व्यावहारिक रूप से नगर की प्रकृति आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर हो सकती है। पहला बिंदु है व्यावसायिक आधार पर नगर वह क्षेत्र है जिसमें 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, कस्बे के समान, और कहीं कहीं ये आंकड़ा 100% हो जाता है। नंबर 2, ये आर्थिक क्रियाओं के केंद्र हैं। या जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादन के कार्यों में, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, विभिन्न प्रकार के रोजगारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करता है। आर्थिक क्रियाओं के बड़े क्षेत्र होने के कारण ही नगर रोजगार के केंद्र होते हैं, अर्थात आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग वह रोजगार की तलाश में नियमित रूप से आते जाते रहते हैं या वहाँ जाकर बस जाते हैं। नंबर 3, नगरों का आकार बड़ा होता है। नगरों की प्रमुख विशेषता आकार से संबंधित ही है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 230 ऐसे नगर थे जिनकी प्रत्येक की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। दूसरी ओर 46 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक पाई गई। चौथा बिंदु है कि जनसंख्या की भिन्नता नगर का एक आवश्यक लक्षण है। नगर में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जाति, वर्ग, क्षेत्र, सांस्कृतिक और विचारों के साथ साथ आपस में सामाजिक आर्थिक संबंध वाले लोग रहते हैं। नागरिक सुविधाओं के आधार पर नगर एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जिसके कारण गांव और कस्बों के संपन्न व्यक्ति नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन, पर्यटन के केंद्र, थिएटर, मॉल, सिनेमा, हेल्थ के लिए जिम, बड़े बड़े व्यापारिक क्रियाओं के परचेजिंग केंद्र होने के कारण लोग आकर्षित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिजली पानी, छोटी जगह लाइटें कट रही हैं, पानी नहीं मिल रहा,
नगरों में ये सुविधाएं प्रशासन मुहैया कराता है तो एक आकर्षण होता है। इस वजह से लोग नगरों में सुविधाओं का विस्तार कारण बस जाते हैं। नगर एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थानीय रूप से गतिशील होता है। यहाँ लोगों की शिक्षा, योग्यता, कार्यकुशलता के अनुसार उनकी सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। साथ ही स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिल सकती है। नगरों की औपचारिक जटिल प्रकृति के कारण या विस्तृत व्यवहारों से जुड़ी समस्याएं भी अधिक होती हैं। इन पर नियंत्रण रखने के लिए औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसके अतिरिक्त नव मध्यम वर्ग वर्तमान नगरों की बहुत बड़ी विशेषता है जो नगरों को व्यावसायिक संरचना तथा आधुनिकीकरण का परिणाम मानी जाती है। नगरों में इस वर्ग को आज सबसे महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में देखा जाने लगा है। अब हम कस्बा और नगर में मुख्य अंतर क्या है इन पर चर्चा करेंगे। कस्बा तथा नगर की प्रकृति को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विकास की प्रक्रिया के दृष्टिकोण में कस्बे और नगर के बीच घनिष्ठ संबंध है। लेकिन जब हम इनकी संरचना, प्रकारों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो इनके बीच में महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। नंबर 1, कस्बे की तुलना में नगर का आकार बहुत बड़ा होता है, भिन्नतापूर्ण होता है। साधारणतः एक कस्बे की जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि भारत के कुछ नगर आकार में इतने बड़े हैं कि उनकी जनसंख्या 50 लाख को भी क्रॉस करने लगी है। नंबर 2, नगर का आकार बहुत बड़ा होने के कारण व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों को जानता है जिनके साथ उनके हित संबंधी, स्वार्थ संबंधी संबंध होते हैं। नगरों में बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोग अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ एक अंतःक्रिया कम से कम करते हैं। कई बार तो स्थिति होती है कि अड़ोसी पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते। इसी कारण नगर को एक अज्ञात समुदाय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कई बार, अज्ञात समुदाय किसे कहते हैं? क्योंकि नगरों में जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो अगल बगल के फ्लैट में कौन रहता है ये भी उनको जानकारी नहीं मिलती। दूसरे, निवासियों को अक्सर पड़ोसी तक को नहीं जानते। इस कारण नगर को अज्ञात समुदाय तो कहते ही हैं। साथ के साथ कस्बे का आकार छोटा होता है। यहाँ लोग इतनी अंतःक्रिया करते हैं कि पर्सन टू पर्सन जानते हैं। और मैं एक उदाहरण दूँ हंसी मजाक का, तो ये समझ लीजिए हम लोगों को इतना पता होता है कस्बों में कि अड़ोस पड़ोस में क्या सब्जी बनी है, कौन आया है, उसके घर में आज भीड़ भाड़ है तो क्या फंक्शन रहा होगा, और हम एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं। इतनी ज़्यादा अंतःक्रिया होती है। जबकि बड़े नगरों के अंदर पड़ोसी के फ्लैट में शादी भी हो जाती है और वो निमंत्रित नहीं करता और पता भी नहीं लगता, यानी बहुत गोपनीयता बनी रहती है। तीसरा है, कस्बे तथा नगर की सामाजिक संरचना में स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। नगर की संरचना विशेषीकृत, परिवर्तनशील, अवैयक्तिक होती है, जबकि कस्बों के लोगों का जीवन परंपरागत होने के कारण इनमें सम विभाजन नहीं मिलता। नगरों की तरह कस्बों की परिस्थिति भी विशेषीकृत नहीं होती। कोई भी कार्य किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, पर्टिकुलर उसका स्पेस नहीं होता। चौथा अंतर है, नगर तथा कस्बे में जीवन स्तर की भिन्नता इनके अंतर का आधार है। नगर की वर्ग संरचना में उद्योगपतियों से लेकर सामान्य मजदूरों तक का समावेश होने के कारण यहाँ लोगों के जीवन स्तर में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि कस्बे में इसके विपरीत आर्थिक स्थिति में कुछ असमानता तो हो सकती है, लेकिन वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका एक जैसा होता है, वहाँ उतनी अधिक भिन्नता नहीं मिलती। पांचवा अंतर है, कस्बे की आर्थिक संरचना की प्रकृति सामान्यीकृत होती है। अधिकांश लोग एक से अधिक तरह की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब करने की प्राथमिकता ज़्यादा है। एक व्यक्ति आभूषण और कपड़े बेचने के साथ साथ दुकान पर अन्य वस्तु बेच सकता है, ब्याज पर पैसे दे सकता है, और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों में कोई विशेषीकरण नहीं होता। और नगर में विशेषीकरण की प्रकृति विकसित होती है, जबकि कस्बों में ऐसा नहीं होता। छठा अंतर है, प्रशासनिक आधार पर नगर तथा कस्बे की प्रकृति में भिन्नता होती है। अधिकांश नगर जिला मुख्यालय के रूप में होने के कारण वह विकसित प्रशासनिक संरचना पाई जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारी नगर के निवासियों को नागरिक सुविधाएं देते हैं।
पुलिस दूसरे संगठन के द्वारा उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है और कस्बे में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी होने के कारण लोगों को बहुत सी नागरिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इसी कारण अक्सर कस्बे के संपन्न लोग नगरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। अंतिम 7वें अंतर के रूप में हम देखें तो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा मनोरंजन की प्रकृति नगर और कस्बे में एक दूसरे से भिन्न है। कस्बों में आज भी प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस, खेल सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य माध्यम है। मनोरंजन की प्रकृति भी काफ़ी सीमा तक परंपरागत होती है। नगरों में मनोरंजन का पूरी तरह व्यापारीकरण हो गया है, जबकि बच्चे के सामाजिकरण से संबंधित अधिकांश कार्य औपचारिक संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे कस्बों में आपस में खेलते हैं और खेल खेल में बहुत सी बातें सीखते हैं। नगरों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर फन किंगडम, वाटर पार्क जैसी सुविधाएं होती है, जहाँ पर मनोरंजन का केंद्र बनाया जाता है, क्लब बनाए जाते हैं जहाँ पर खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स की वहाँ पर मान्यता लेनी पड़ती है जहाँ पर वो हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट खेलते हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में विशेषीकरण का प्रभाव होता है। तो ये मोटे अंतर है। आपका ये टॉपिक नगर और कस्बा, इनकी विशेषताएं, इनके बीच में अंतर या समाप्त होते हैं। अगली क्लास में नए बिंदु के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित रहूँगा। ध्यानपूर्वक आप इन्हें पढ़ें, समझें। धन्यवाद।